ये भी उन्होंने कहा कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, केवल आप एक बार विश्वास करके देखिए, जैसे कि अमूमन सभी लोगों से कहा जाता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजर में साफ लिखा हुआ है कि देश को विकास की ओर ले जाने के लिए सड़क, बिजली, पानी, इनके मुद्दों की ओर पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये जो बदलाव देखा जा रहा है उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको पहली बात तो बता देना चाहूंगा, कोई बदलाव नहीं है। ये केवल चुनावी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसके अंदर कुछ मजबूरियां इनकी हैं। मेरे मित्र पंकज जोशी जी देखिए इस बात में कभी भी बेचारे साफ गोई नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने भी इनके यहाँ साफ गोई की है, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, केसी सुदर्शन साहब के किसी स्टेटमेंट के ऊपर जसवंत सिंह जी ने केवल इतनी सी बात कह दी थी कि संघ के चालक का जो बयान है वो कोई ईश्वरीय वाणी नहीं है, कोई कष्ट उवाच नहीं है गीता के जैसे, और नतीजा आपने उनका देखा कि उनका टिकट बेचारे दर दर की ठोकर खाते हुए उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसलिए आप किसी भाजपा के किसी भी आदमी से नीचे से लेकर ऊपर तक किसी से भी अगर अपेक्षा करेंगे इस बारे में वो साफ गोई से कोई बात कहेगा तो मैं मानता हूं कह नहीं सकते। उनका बेचारों की अपनी, उन सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां, जसवंत सिंह जी की आपको मैंने स्थितियां बताई, खुद लालकृष्ण आडवाणी उससे किस ढंग से प्रभावित हुए आपने सब लोगों ने देखा है कि उन सबके साथ क्या हो रहा है। जसवंत सिंह जी की तरफ तो आप भी तरस नहीं खा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। अब आ जाइए, आरएसएस को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। 1925 से इन लोगों को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, और विशेषकर जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो गुरु गोलवलकर जो इनके हैं उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी, और वो जो किताब है वो इनकी आइडियोलॉजी को डिफाइन करती है। पहली बात तो समझना पड़ेगा कि आरएसएस अपने आप में एक आइडियोलॉजिकल संगठन है, भले उस आइडियोलॉजी से मैं इत्तेफाक रखूं या नहीं रखूं, भले मैं उसको अच्छा मानूं या बुरा मानूं, और उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी को गुरु गोलवलकर ने वी एंड आवर नेशन हुड डिफाइंड के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसको रखा है कि उनका राष्ट्रवाद के प्रति क्या उनका वक्तव्य है, किस राष्ट्रवाद की वो बात कर रहे हैं। तो एक तो अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा कि उनका अपना एक राष्ट्रवाद के बारे में एक विचार है, और वो राष्ट्रवाद का विचार है द्विराष्ट्रवाद। उसमें एक राष्ट्रवाद की बात नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, आर्थिक नीतियों की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि जिस राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं वो कह रहे हैं वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइन, वो नेशनहुड को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रवाद जो है वो कैसा राष्ट्रवाद है। और वह उस राष्ट्रवाद के अंदर जब बात करते हैं तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी अच्छी बात की। उन सेंटेंसेस को मैं आपके सामने कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि नॉन हिंदू पीपल ऑफ हिंदुस्तान मस्ट ईदर अडॉप्ट हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेज, मस्ट लर्न एंड रेस्पेक्ट एंड होल्ड इन रेफरेंस टू द हिंदू रिलीजन। ये बात गुरु गोलवलकर कहते हैं, और इस बात को वो रियली मीन इट करते हैं, और आज तक आरएसएस इसी भावना को मानते हुए चलती है। ये जहां उनकी बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, कोई एक जगह ये तक कह जाते हैं कि उनको सिटीजनशिप के जो राइट्स है, जो हिंदूज के राइट्स है, वैसे राइट्स उनके पास नहीं होने चाहिए। और गुरु गोलवलकर के साथ आज भी आरएसएस का कोई भी आदमी हो, परम सम्मानीय, परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, और वो उस विचारधारा से बिल्कुल आबद्ध है, कहीं से भी कोई कंट्रावेंशन नहीं है। कि इतनी सी बात मैं मान सकता हूं कि क्योंकि इस बात को समझ गए, और उनको ये बात बहुत पहले से समझ लेनी चाहिए थी कि खुद जो हिंदू जो रिलीजन है वो बहुलतावाद को प्रश्रय देता है। खुद हिंदू रिलीजन का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो एक सेक्युलर कैरेक्टर है, और वो इस बात को सब अच्छी तरह समझ गए। आरएसएस के लोग, नागपुर में बैठे लोग समझ गए कि हिंदुस्तान का जो पूरा बहुसंख्यक वर्ग है, हिंदुस्तान का जो इंटेलेक्चुअल है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो बाय नेचर, बाय कंडक्ट सेक्युलर है, और केवल उस सेक्युलर वोट को कैसे भी इंप्रेस किया जाए, इसके लिए प्रचंड रूप से वो उनको प्रभावित करने के लिए एक लोकतांत्रिक जमहूरियत के अंदर जो मजबूरी है, उसके नाते वो अपने आप को केवल आपको ऐसा प्रदर्शित करने के दिखावा कर रहे हैं। मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा 1985 के अंदर भी एकात्म मानवतावाद से ये अलग हटके, दीनदयाल उपाध्याय से जो भावना थी उससे अलग हटके अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के अंदर इन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीरें लगा ली थी। उन्हीं महात्मा गांधी की तस्वीरें लगा ली थी जिनके बदलाव आ रहा है। अब जो बदलाव, मेरी बात सुनिए, कोई बदलाव नहीं है। ये डिवीजन 1985 में भी इन्होंने दिखाने की चेष्टा की थी, जब इन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीरें अपने पीछे लगा ली थी। मगर ये वही लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के ऊपर मिठाइयां बांटी थी। आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आरएसएस का पूरा कैरेक्टर उनके राष्ट्रवाद के अंदर है, और उनका राष्ट्रवाद एक राष्ट्रवाद है, जो इस द्विराष्ट्रवाद है, वो दो राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। वो इस बात के अंदर उस बात को मानते हैं कि हिंदू
और मुस्लिम आर टू वॉरिंग नेशंस, और ये कभी भी एक नहीं हो सकते। और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को प्रथम नागरिकता का अधिकार होना चाहिए और मुस्लिम्स को द्वितीय नागरिकता का अधिकार होना चाहिए। और आप पूरे गोलवलकर के साहित्य को आप पढ़ लें, गुरु गोलवलकर के साहित्य को, केशव बलिराम हेडगेवारकर के साहित्य को आप पढ़ लें, आपको उनके राष्ट्रवाद को अच्छी तरह इस बारे में आपको पता लग जाएगा वो क्या चाहते हैं। और मेरी राय में उन्होंने बहुत अधिकांश टाइम इस बारे में कभी भी दिखावा छुपावा भी नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हमारा जो मत है वो द्विराष्ट्रवाद के अंदर है और एक राष्ट्रवाद को हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर द्विराष्ट्रवाद और एक राष्ट्रवाद के अंदर समस्या अगर उसी बात पे आ जाते हैं और वो कांग्रेस की बात पे आ जाते हैं तो आरएसएस अपनी प्रासंगिकता ही खो देगा। चलिए योगेन जी, आपसे मैं इस पे कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, ये वो उसी रास्ते पे चलते हुए नहीं, इनकी रणनीति का जो स्वरूप है वो बड़ा स्पष्ट है। उन्होंने सन 52 से चेष्टा करने के बावजूद इस मुल्क में अपना शासन अपनी किस्म से नहीं स्थापित कर सके। अब वो चाहते हैं कि हकीकत में आधुनिकता को अपना करके, मतलब डेवलपमेंट के जो लेटेस्ट मॉडल है जिसको कि पूरी दुनिया स्वीकार करती है, उसको अडॉप्ट करके और हमें ऐसे एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जिसपे कि हम जो चाहते हैं उस तरीके से स्थापित किया जा सके। ये इसीलिए सारे परिवर्तन के जो स्वरूप हमें देखने को मिल रहे हैं वो इसी रणनीति के तहत मिल रहे हैं। और ऐसे में मुझे लगता यह है कि अब वसुदेव कुटुंब के हामी तो नजर नहीं आते, लेकिन निश्चित रूप से वो जो धारणाएं थी जिनकी गुरु गोलवलकर की बात आपने बताई कि कैसे मुसलमानों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में उनकी जो राय थी वो परिवर्तित हो रही है। उतना ज्यादा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये संघ का नया स्वरूप है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ के सामने आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को किसी भी तरीके से शासन में लाने के लिए उनकी नई रणनीति है और निश्चित रूप से बड़ी कारगर होती नजर आ रही है। फिलहाल इतना सहज नहीं स्वरूप है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ के सामने आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को किसी भी तरीके से शासन में लाने के लिए उनकी नई रणनीति है और निश्चित रूप से बड़ी कारगर होती नजर आ रही है। फिलहाल इतना सहज नहीं है कि सब ये। देखिए आपको 17 जून के बाद पता लग जाएगा, संघ वापस अपने पुनः उसी स्वरूप में होगा। ये उनकी, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, 1917-18 के अंदर लेनिन ने एक बात कहा था, 2 कदम की लीप के लिए 1 कदम पीछे आना। ये क्या 2 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे आते हुए आपको दिख रहे हैं? ऐसा कहीं भी नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, संघ एक राइटिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक दकियानू संगठन है, एक दक्षिणपंथी संगठन है, लेकिन वो अपने दक्षिणपंथ को कभी भी नहीं छोड़ेगा। बोल रहे हैं, मेरा फिलहाल सवाल इतना है कि जो बदलाव जो देखा जा रहा है संघ की विचारधारा में, संघ के सोच में जो बदलाव देखा जा रहा है, वो बदलाव मैं तो उसकी बात करना चाहता हूं। उसको लेकर के ओम जी, जैसे आपने कहा कि सोच जो बदलाव आ रहा है, पहले आपने स्वीकार किया कि पहले की जो सोच थी 1952 से जो देख रहे हैं उसकी सोच में आज की सोच में बहुत अंतर है। उस सोच को लेकर के जो बदलाव अब देख रहे हैं, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसको लेकर के मेरा मानना है, पूछना आपसे कि उस पर क्या राय आपकी? निश्चित रूप से देखिए, ये महसूस किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पहले रणनीतिकार रहे, जाने अटल जी रहे या लाल कृष्ण आडवाणी रहे या फिर जो बाहर बैठ गए जसवंत सिंह जी वगैरह रहे, ये लोग जो थे, जो इन लोगों के कामों से, इन लोगों की रणनीति से आप इस मुल्क में वो सब हासिल नहीं कर सके जो कि संघ चाहता है। संघ को पहली बार लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं, जैसे अपने डेवलपमेंट का मॉडल वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जो रणनीति उन्होंने अडॉप्ट की है, उससे उनको वो सब हासिल हो सकता है जो उनके सपनों का भारत बनाने की बात वो लगातार कहते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन है, युवाओं को, अल्पसंख्यकों को, इन सबको आकर्षित करने के लिए ये नया स्वरूप संघ का सामने आ रहा है। लेकिन संघ अपना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं छोड़ रहा है। इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसी तरीके से स्थापित करना चाहेगा जैसे चाह रहा था। जी, लेकिन फिलहाल जो बदलाव देख रहे हैं उसको तो एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है। वो देखिए, अलग अलग लोगों की राय है, सुनील जी से कभी स्वीकार नहीं ये छलावा, ये निश्चित रूप से छलावा है। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर आरएसएस का अपना एक बिल्कुल उनका छलावा मान रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे इस दिशा में अगर संघ आगे बढ़ भी रहा है तो इसका स्वागत नहीं करना चाहिए। संघ ही नहीं रहेगा, आपको बताए तो। देखिए, अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, अगर वो विचार खत्म होता है जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेके उन्होंने गुरु गोलवलकर ने या केशव बलिराम हेडगेवारकर ने संघ की स्थापना की, अगर उससे डिविएशन हो जाता है तो फिर संघ ही नहीं रहेगा, वो संघ का वो स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। और मैं नहीं मानता कि संघ कम से कम अपने स्वरूप को खत्म करने जा रहा है या अपने आप को नष्ट करने जा रहा है। जी,
मतलब आप ये मान नहीं रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा कि ये मतलब ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो? ये केवल एक प्रच्छन्न एक तरीका है, केवल वोटों को एल्योर करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल गिमिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 17 जून अभी आने वाली है। 17 जून के बाद आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। 16 मई 16 मई आने वाली है। 16 मई के बाद आपको पता लग जाएगा। संघ वही है जहां था और वही रहेगा। नहीं तो वो तो आज भी वाकई बात कहते हैं सुनील जी कि हम राजनीति में कोई हमारा दखल नहीं है, राजनीति में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक राष्ट्रवाद जो हमारी सोच। देखिए, ये अपने आप में प्रपंच है, ये अपने आप में प्रपंच है, ये अपने आप में प्रपंच है। भाजपा देखिए, भाजपा आरएसएस का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी को स्वीकार नहीं करना अपने आप में कितना बड़ा प्रपंच है, जो पिछले 65 साल से स्वीकार ही नहीं करे। देखिए, 65 साल से इस बात को स्वीकार नहीं करना कि आरएसएस संघ का, बीजेपी संघ का ही एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में, ये बहुत बड़ा छलावा है, जो इससे बड़ा राजनीतिक छलावा मतलब कुल मिला के लोकतांत्रिक इतिहास में आपको नहीं दिखेगा। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की पाठशाला संघ? नहीं, बीजेपी बाकायदा संघ का ही एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। संघ इनका पितृ संगठन है, और संघ का जो पितृ संगठन है उसका जो डॉटर ऑर्गेनाइजेशन वो बीजेपी है। नहीं, समय कम है। पंकज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा एक बार, आपने सुना ओम जी ने भी कहा, ओम जी ने कहा कि हमें चर्चा यहाँ समाप्त करनी पड़ेगी। तो इस चुनावी माहौल में जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, संगठनों के मायने भी बदल रहे हैं, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा, यह वक्त ही बताएगा। मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जन टीवी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।